कुतुब मीनार जैसे मजहबी मामलों को लेकर देश में शोर शराबा जारी है और इन मुद्दों को लेकर सियासत में भी तू-तू मैं जारी है। इस बीच जमीयत उलेमा हिंद ने देवबंद में 2 दिन का जलसा किया। पहले दिन मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार का बहाना बनाकर रोना रोया और फिर अगले दिन ही जहरीली जुबान से देश में जहर घोलने का काम किया। ये कैसी नफरती लामबंदी है जो संविधान के खिलाफ शरीयत की बात करती है? क्या मदनी जैसे लोग को संविधान पर भरोसा नहीं है जो संविधान के खिलाफ जहर उगलते हैं? वैसे जिस मदनी ने जहरीला बयान दिया, क्या ये सच नहीं है कि वो सियासत के लिए मजहबी काट खिल रहा है? क्या ये सच नहीं है कि ज्ञानवापी का हवाला देकर धार्मिक मोर्चाबंदी और देवबंद में चर्चा कर रहा है? अब सोचिए, ये धार्मिक जलसा था या फिर नफरत का मंच जिसने धर्म का चोला ओढ़कर धर्म विशेष की पैरोकारी करने की बात की और अगले ही दिन नफरत का एजेंडा सेट करने की कोशिश की। आज इसी मुद्दे पर पूछेंगे सवाल। बताइए, देश में संविधान राज चलेगा या फिर शरीयत का हवाला देकर धार्मिक कट्टरता फैलाएंगे? हमारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं सही करके वो हम देंगे, और अगर दोनों कबूल करेंगे तो उसका रास्ता कौन रोकेगा? तो हमें शरीयत को मजबूती से पकड़ना है। हमारे जो मसाइल हैं, आज जो खतरात हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, डेमोक्रेसी पर, खुद मुसलमानों पर जगह जगह जुल्म हो रहे हैं, जातियाँ हो रही हैं, नफरत फैलाई जा रही है, इसका हम लोग मुकाबला कर सकें और पूरी डेमोक्रेटिक, पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हालात का मुकाबला करें। लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है। हिम्मत से सर खड़ा करके बनाएं, मतलब ये, और ख़ुद कोई स्टाइल पैदा करें, ना प्रोवोकेशन करें, ना झगड़ा करें। वो अगर लोग मारने पे उसका मुकाबला करें माजरी के साथ। कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का या जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, बहरहाल ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है, या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दलित हैं या दूसरे किस्म के जो कौमों के लोग हैं, उन सब के लिए अभी तक कोई ऐसा रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जिससे कि हम इस देश के अंदर अपनी आबरूमंदाना जिंदगी गुजार सकें और मिलजुल कर रह सकें। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं होता। ऐसा की बात ना, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है जिसका, वो कुछ भी बोलता रहता है। तो देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिन सम्मेलन चला और सम्मेलन के बहाने जो नफरती खेल खेला गया उसे पूरे देश ने देखा। सम्मेलन की आड़ में देश का माहौल बिगाड़ने वाली साजिश की गई। आइए इसी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देने जा रहे हैं कि किस तरीके से नफरत का जहर यहां घोला गया है। बयानबाजी से नफरत की आग भड़काने की कोशिश हुई है। जमात को जमीयत के प्रस्ताव, कौन कौन से प्रस्ताव जो कि यहां से पास हुए वो हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव मंजूर, ये जिस तरीके से कहा जा रहा है, ज्ञानवापी मथुरा मुद्दे का विरोध किया गया इस प्रस्ताव के जरिए। समान नागरिक संहिता का भी विरोध, ये वो प्रस्ताव है जो कि पास हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरीके की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार और तेजी के साथ किया जाए, इस्लाम पर हमले का जवाब दिया जाए। ये वो प्रस्ताव हैं जो कि पास हुए हैं जमीयत की तरफ से। हम आपको बता रहे हैं गंदगी के खिलाफ जागरूकता बेहद जरूरी है, इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण करना भी बेहद जरूरी है। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं एक एक करके। मौलाना मसूद मदनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं तंजीम अबनाए दारुल उलूम देवबंद के।
संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद फरहान जुड़े हुए हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। साध्वी गीतांबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और शोएब सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मौलाना मदनी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। आपको संविधान पर यकीन है या नहीं है? मेरा सीधा सीधा सवाल। संविधान पे यकीन है, लेकिन संविधान के साथ कुछ नेता छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। और संविधान ने सबको इजाजत दी है धार्मिक एतबार से भारत में अपने धर्म को मानने की और पूजा पाठ करने की। संविधान ने मना नहीं किया है, तो इसलिए संविधान ने जब इजाजत दी है और आजादी है तो उसमें क्या है? नहीं, तो पूजा पाठ करने से आपको कौन रोक रहा है? और शरीयत में कौन दखल अंदाजी कर रहा है? पूजा पाठ करने से कौन रोक रहा है आप लोग? देखिए, शरीयत में जमीयत में क्या प्रस्ताव पास हुआ है उसका जवाब आप मौलाना महमूद मदनी साहब से लीजिएगा। और आपका लहजा मौलाना महमूद मदनी साहब और ये जमीयत के बारे में है, आपने अभी से ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको आतंकवाद की लिस्ट में डाल दिया। ये बात गलत है। आपको बात भी सही ढंग से करनी चाहिए। मेरा जमीयत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप इतनी बड़ी संस्था के बारे में कि वहां अनाप शनाप तरीके से प्रस्ताव पास हुए, संविधान के विरुद्ध हुए, आपको कहाँ लगता है संविधान के विरुद्ध? वो जवाब आप उनसे लीजिए। नहीं मसूद साहब, मेरा सवाल तो सीधे सीधे है ना। जब आप खुद कह रहे हैं कि मुस्लिमों की इतनी बड़ी संस्था है तो इसके फॉलोअर्स भी तो बहुत सारे होते हैं ना। अगर आप इतने बड़े मंच से कोई बात कह रहे हैं तो एक मैसेज कन्वे हो रहा है, वो मैसेज तो सही होना चाहिए ना कि नफरत वाला, भड़काने वाला। मैं आपसे भी ये कहता हूँ आप शालीनता बरतिए। आप चैनल से हैं, पत्रकार हैं, तो इसलिए आपको बैलेंस करके लेके चलना होगा ताकि देश मजबूत हो, देश में भाईचारा बढ़े। अगर आप कोर्ट की तरह फैसला कर लेंगी, कोर्ट आप नहीं है हम नहीं है, तो थोड़ा सा भाषा का इस्तेमाल हम भी सही करें, आप भी सही करें। कोर्ट कौन बन रहा है? मैं तो खुद आपसे ये बात कह रही हूँ ना कि आपसी भाईचारे पे अगर कोई भी मसला है तो वो कोर्ट में है। आपसी भाईचारे से निपटिए, जो कोर्ट का फैसला होगा सभी को मंजूर है। कोर्ट से फैसला हमें मंजूर है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है। और हमें ज्ञान पाती मस्जिद का मसला हो, मथुरा मस्जिद का मामला हो, बाबरी मस्जिद सन 1992 में शहीद हुई थी, वो हमारे भारत के लिए काला दिन था। और उस दिन से हमारा भारत नीचे जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि RSS और बीजेपी जैसी ताकतें इन मुद्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। और बाबरी मस्जिद का मसला हम इसलिए हारे कि उसमें महमूद पराचा जैसे एडवोकेट हमने नहीं किए जो समझदार लाए थे। और आगे भी जो मस्जिदों का मसला उठाया जा रहा है एक साजिश के तहत। ठीक है संजीव मिश्रा जी, सीधा सीधा आरोप जो ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं एक साजिश के तहत, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। नहीं, वोट बैंक का कोई सवाल ही नहीं है। मामला न्यायालय में है, चाहे ज्ञानवापी की बात हो, और न्यायालय का जो निर्णय आ रहा है उस आधार पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इससे इतर हट करके जहां जहां पर मंदिरों के ऊपर अगर मस्जिदें हैं, मुझे तो लगता था कि मदनी साहब बहुत सीनियर लोग हैं, ये लोग जब अपनी कहीं कोई अपनी बैठक करेंगे तो उसमें ये कहेंगे कि हाँ जहां जहां पर मंदिरों के ऊपर मस्जिदों का निर्माण हुआ है ये किस तरीके से हुआ, आज की तारीख में इन सब चीजों को फिर से दुरुस्त करना चाहिए, मैं तो ये समझ रहा था। लेकिन जिस तरीके की वोट की राजनीति के आधार पर विपक्ष के कुछ दल, विपक्षी दल खास तौर से मैं कहूंगा, इस पर नमक डालने का और इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, ये दोनों चीजें बहुत ही देश के लिए उचित नहीं है। चूंकि शुरू में ही मैंने कहा कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के आदेश पे सारे काम हो रहे हैं। अगर कोई तथ्य और कोई सबूत आपके पास है तो न्यायालय में रखिए जाकर के, अपने वकील के माध्यम से रखिए, अपने आप रखिए जाकर के। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि न्यायालय के का जो आदेश आ रहा है उसका पालन हो। कपिल श्रीवास्तव जी सीधे कह रहे हैं कि किसी तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, कोई बात आग में घी डालने का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष। दिव्या जी, मैं केवल दो बातों का जिक्र करूंगा और डिसाइड पब्लिक करेगी।
पहला जिक्र मैं ये कह दूं कि जो सबसे पहली आग में घी डाला था वो संगीत सोम ने डाला था आज से 15 दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि 1992 में जैसे बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी, अब वही हर्ष 2022 में काशी में होगा। और मैं दूसरे का जिक्र कर दूं जो आज हुआ है, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के समय संवैधानिक पद पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि काशी ने करवट ली है, अंगड़ाई ली है, और अन्य तीर्थ स्थलों ने भी अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया है। उनको इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, वो कहते हैं अंगड़ाई ली है। मतलब ये कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बैठते हैं और बोलते हैं कि विपक्ष कर रहा है। अरे ध्रुवीकरण की राजनीति से भारत को स्वाहा करना चाहते हैं क्या? इतिहास से आप आज बदला लेना चाहते हैं क्या? जब इतिहास की बात करें ना कि हम आपस में क्यों लड़े, आप क्यों नहीं खड़े थे? जवाब दे दूं, 10 सेकंड मुझे दीजिए। नहीं 10 सेकंड दीजिए, जवाब दे दूं। कम से कम संविधान पर तो एतबार रखिए, वो भी तो यही बात कह रहे हैं। ढकिया टोपिए नहीं, ढकिया टोपिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि काशी ने करवट ली है और तीर्थ स्थल भी करवट ले रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं। अंगड़ाई लेने का मतलब क्या होता है? ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए, बात कह रहे हैं फिर अन्य मेहमानों के पास जाना है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार संजीव जी नहीं, देखिए एक आध जरा इनको रोके तो मैं अपनी बात रखूं। ठीक है कबीर जी रुक जाइए, जवाब दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। नहीं देखिए, आजादी के बाद से जिस तरीके से माइनॉरिटीज को भ्रमित किया गया, माइनॉरिटीज को उकसाया गया, माइनॉरिटीज, अरे भाई क्या कर रहे हैं ये क्या है भाई? वो अंगड़ाई लेंगे 2024 के लिए देश को क्या बनाना चाहते हैं आप? ठीक है कबीर जी रुक जाइए। संजीव अरे भाई अंगड़ाई ले ली हो तो थोड़ा रुक जाओ, दूसरे की भी बात आने दो, अननेसेसरी। ठीक है बोलिए संजीव जी। आजादी के बाद जिस तरीके से माइनॉरिटीज को भड़काने का काम किया, माइनॉरिटीज को केवल वोट बैंक समझा, अरे ये तो समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बेहतर जानते हैं। जब 2012 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आज 12 से 17 तक आपने सरकार चलाई है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसी स्थिति आई कि 5 साल आपने सरकार चलाई और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया आपने। उसी तरफ देखिए 2017 में जब सरकार बनी और 17 से 22 की सरकार में आप देखिए, चाहे डबल इंजन की सरकार का हमें फायदा हुआ। ठीक है, आजादी के बाद जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ, उनकी आधी आबादी के साथ जो हो रहा था, उसको किस तरीके से सुधारा गया, इनके मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मदनी साहब, ये किसी ने नहीं सोचा जी, इनके मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ने का काम किया जा रहा। तो ये इनके जो नौजवान है, जो बच्चे आने वाले समय में है, वो जब बैठेंगे, जब कहेंगे मदरसों से नहीं, हम तो एनसीईआरटी बोर्ड से आए हैं, तो उसका एक लुक अलग होगा, हर कंपटीशन को वो दे सकते हैं। ये बात ये नहीं कहेंगे, ये केवल मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे। किंतु बीजेपी वालों को ये बताइए कि देश में ये 2 कानून चला रहे हैं, मुसलमानों के लिए अलग कानून है और इनके लिए अलग कानून है। जो इनके बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं, वो धर्म संसद रखते हैं, सारे काम करते हैं। और इसी ज्ञानवापी मस्जिद में जो हौज के मसले में जहां वजू करते थे, 300 साल 350 साल से वजू किया जा रहा था, उसमें एक कानपुर का एक पंडित है, उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि जिन मुसलमानों ने वजू किया है आज तक शिवलिंग के ऊपर, उनके हाथ पांव काटूंगा मैं। उसको जेल भेजा इन्होंने। अभी कोई मुसलमान बोल दे तो उसका बिल्डोजर भी चला देंगे मकान पे और उसको जेल भी भेज देंगे। तो ये 2 कानून क्यों चला रहे हैं इस मुल्क में? और संजीव जी जवाब दीजिए। नहीं है ये इन्होंने बाबरी मस्जिद ले ली। नहीं 2 कानून ये अपने मन से सोच रहे हैं। ये यही इसी तरीके के कुछ चंद लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यही आजादी के बाद से वो लोग हैं जो लोग समझ में आ रहा है, पूरी जनता को समझ में आ रहा है, इनकी आधी आबादी को समझ में आ रहा है, जो इनके साथ नहीं खड़ी हुई है। इसीलिए नहीं खड़ी हुई है क्योंकि आप भड़काने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2 कानून है, इस देश में कानून एक, शरीयत का कानून नहीं चल पाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। और अपने मन से संविधान के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये संवैधानिक हताहत होगा इससे मामला। तो इसलिए कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि
कि जो भी बोलिए बहुत सोच समझ करके बोलिए। बहुत दिन आपने मुसलमानों को भड़काने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकारें जब के हित में काम कर रही है, तभी भी आपको दिक्कत हो रही है। एक मिनट संजीव जी रुक जाइए, वो अपनी बात पूरी कह लें। एक मिनट में बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक मामले में योगी जी की तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने माइक पर पाबंदी लगाई, मंदिरों पे भी मस्जिदों पे भी इंसाफ से काम किया। तो अगर हमारी सरकार सबकी है, अब ये जो अगर माहौल है जैसे, तो एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट बारी बारी से आ रही हो फरहान साहब, आ रही हो। विष्णु स्मारक से लेकर के हर जगह पर है। इस बात को क्यों नहीं मानते कि संविधान के विरुद्ध उन्होंने बयान दिया है और संवैधानिक पद पर बैठ के किया है? मजम्मत करेंगे? है हिम्मत आपकी? फरहान साहब बोलिए। मजम्मत कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ की? फरहान साहब नहीं, जो आपने अच्छा किया तारीफ करते हैं। देखिए ये विपक्षी दल भड़काने लग गए। अब मंत्री साहब जवाब दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम करेगी आप इनके भड़कने में आएंगे? क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए मंदिर साहब बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। आपने सरकार के पक्ष में अगर जरा सा भी कहा तो विपक्षी दल आपसे किस तरीके से नाराज हो जाते हैं, ये भी आपने देखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको अच्छा बताया जाएगा। इसलिए मैं इस बात को साफ तौर पे कहता हूं, जो कल्याण सिंह से गलती हुई सन 1992 में, वो अब गलती सरकारों से नहीं होनी चाहिए। और नहीं मदनी साहब, लेकिन आपसे बाबरी छीनी नहीं गई, वो कोर्ट का फैसला था। वो कोर्ट का फैसला था, किसने कहा छीनी गई? कोर्ट को आपने मजबूर किया, आस्था की बुनियाद पे किया गया वो फैसला। बाबरी मस्जिद के हक में सारे सबूत मौजूद थे। इसलिए हमें खतरा है कि कहीं आस्था की बुनियाद पर भिन्न हो जाए। ठीक है मोहम्मद फरहान बोलिए। ना ठीक है, ये गलत है। एक एक करके पहले सारे मेहमानों के पास चले जाएं। मोहम्मद फरहान बोलिए। और सुन लीजिए, हम मुगलों के मानने वाले नहीं हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अपने हुजूर के। उनको आइडियल मॉडल मानते हैं। ठीक है, ना हम बहादुर शाह जफर को मानते हैं ना और किसी को। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट मोहम्मद फरहान, उसके बाद ब्रेक पर जाना है मुझे। चलिए तो चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। गर्मी को करो हवा हवाई आइस एंड कूलर के साथ। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। यूपी से 6 प्रत्याशी किए घोषित। उत्तराखंड से कल्पना सैनी को दिया टिकट। चंपावत में उपचुनाव के लिए थमा प्रचार। आखिरी दिन उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए झोंकी ताकत। 31 मई को वोटिंग, 3 जून को नतीजे। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में की शिरकत। गोरखपुर के क्षेत्रीय केंद्र की रखी आधारशिला। सपा अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों के साथ ली सेल्फी। इशारों पर पुलिस कर्मियों के बहाने योगी सरकार पर ली चुटकी। सस्पेंशन के लिए भी रहे तैयार। महाराजगंज में थप्पड़बाज दारोगा पर कार्रवाई। एसपी ने फरेंदा थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर। युवती को थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ था वायरल। पंजाब के जवाहर के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या। बदमाशों ने अंजाम दी वारदात। 2 और लोग भी हमले में जख्मी। कल ही मान सरकार ने वापस ली थी मूसेवाला की सुरक्षा। प्रस्तुतकर्ता मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देश शरीयत से चलेगा या संविधान से? भाईजान का पहले रोना और फिर जहर घोला। एक देश में तेरा मेरा तराना, आखिरकार कब तक? और इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। एक बार फिर से तारुफ करवा देते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना मसूद मदनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं तंजीम अबनाए दारुल उलूम देवबंद के। संजीव मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फरहान AIMIM प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साध्वी गीतांबा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन शुरुआत मोहम्मद फरहान मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। देश संविधान से चलेगा या फिर शरीयत से? और अगर बार बार ये बात कही जाती है कि हम संविधान में भरोसा करते हैं, देश संविधान से ही चलना चाहिए, तो फिर शरीयत कहां से आ जाती है? सीधा सवाल। देखिए दिव्या जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बोलिए। देखिए, देश संविधान से भी चलेगा और देश शरिया से भी चलेगा। किसी माँ के जने में दम नहीं है कि शरिया कानून को बंद करा दे या शरिया कानून में हस्तक्षेप कर दे। भारतीय जनता पार्टी, RSS या बजरंग दल ये जो षड्यंत्र अपना रच करके काम चाहती हैं कि ये शरिया कानून बंद हो जाएगा। शरिया कानून किसी कीमत पर बंद नहीं होगा। इस्लाम, मस्जिद, कुरान, हदीस और बुर्का या जिस भी चीज पर हस्तक्षेप किया जाएगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हम इस देश की अखंडता, इसके सौहार्द, इसके प्रेम के बारे में मजबूती से सोचते हैं। नहीं, अभी जो मामला चल रहा है ना फरहान साहब, अभी जो मामला चल रहा है उसमें शरीयत की तो बात ही नहीं आ रही ना। जी, उसमें तो शरीयत की बात ही नहीं आ रही, कोर्ट में मामला है। देखिए, आपने कहा ना कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से चलेगा, तो हमने कहा संविधान से भी चलेगा, शरीयत से भी चलेगा। नहीं तो ऐसे डबल नहीं चला सकते ना आप। नहीं, क्यों आप रोकेंगी क्या? नहीं, मैं क्यों रोकूंगी सर? अगर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आदेश वहां से आ रहे हैं, पहले भी आपने देखे जो फैसले आए हैं वो कोर्ट के आए हैं। शरिया कानून को कौन रोक पाएगा? शरिया से भी देश चलेगा। शरिया हमारा इस्लाम का हक है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। शरिया कानून में कौन बदलाव करेगा? साध्वी गीतांबा वो कह रहे हैं देश संविधान से भी चलना चाहिए और शरीयत से भी चलेगा, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल चलेगा, कौन रोक पाएगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच का हिस्सा बन रही है। ये अभी बोले हैं किसी की माँ पर ये चढ़ गए। अब माँ से चढ़ने से ऊंचा क्या बात हो सकती है?
और अभी मोदी जी ने कानून बनाया 3 तलाक, तब इनकी माँ कहाँ चली गई थी? और अभी मोदी जी ने बाबरी मस्जिद जो गिरवाया, तब इनकी माँ कहाँ गई थी? आप शांत रहिए। उसके बाद शरीयत के हिसाब से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उनको वहां रहना चाहिए। यहाँ आप मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। आप यहाँ हिंदुस्तान बन के हिंदू बनना हो तो बन जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर कानून चलेगा तो कानून चलेगा, शरीयत नहीं चलेगा। और आपकी जो माँ की बात बोले ना, आप अपनी माँ को समझा लीजिए। कानून के हिसाब से भारत चलेगा, भारत में आपका शरीयत नहीं चलेगा। आप अपनी शरीयत को रखिए अपने पास। नहीं है, आप हैसियत नहीं रोक पाएंगी। इन्होंने माँ शब्द क्यों बोला? मोहम्मद फरहान, ये माँ शब्द बोला ही क्यों? मोहम्मद फरहान, इन्होंने इतना बड़ा शब्द क्यों बोले? ये इतना बड़ा शब्द बोले क्यों? एक माँ यहाँ बैठी हुई है और ये माँ बोल के निकल जाएंगे? हम भारत माँ की ललना है। हमारे यहाँ हलाला नहीं होता है। हमारे यहाँ चित्तौड़ की किला में हम लोग जलने वाली महिलाएं हैं। हम लोग हलाला से समझौता करने वाले नहीं हैं। हम उन जननियों की बेटी हैं। ये हलाला थोड़ी हम लोग करने देंगे। आ रहे हैं बात करने ये, और माँ पर चढ़ रहे हैं नेशनल चैनल पर। इनको खुद सोचना चाहिए। मोदी जी ने रोका है, जाके जो करना है कर लीजिए आप। मोदी जी का जो करना है कर लीजिए। चलेगा कानून के हिसाब से भारत। हमारे नबी भारत कानून के हिसाब से चलेगा। और आपका ऐसा मीटिंग हजारों बार होता रहे, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, समझे ना? हमारा सुनिए, हमारा मंदिर है, मंदिर हमें मिलेगा। ये भी कानून के हिसाब से हम लेंगे। जैसे बाबरी को लिए वैसे इसको भी लेंगे, वैसे हम जाके मथुरा को भी लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब लेंगे। एक लेके दिखा दिए, अभी बाकी है। अभी मथुरा काशी बाकी है, वो अभी दिखा रहे हैं। तुम भी जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। जो आदेश आएगा उसे तो मानेंगे ना। तुमको जो बोलना बोलो। तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान जाके रहो, तुम्हें वहाँ शरीयत चलेगा। और यहाँ औरंगजेब तुम्हारे बाप दादा परदादा जो भी हो, उनका ऐसे ही विनाश करेंगे। जैसे हमने बाबरी का विनाश किया, वैसे औरंगजेब का विनाश करेंगे। आप ये लिख लीजिए, ये कानून के हिसाब से भारत चलेगा और कानून आपको मानना ही पड़ेगा। कोर्ट का आदेश सामने आया, कोर्ट कहता है कि यहाँ पर लोग जौहर जलाने वाली है, या फिर वो कहता है कि यहाँ पर मंदिर ही है, तो उसे स्वीकार करेंगे ना, जो भी कोर्ट का फैसला होगा। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। बजरंग दल शिवसेना ने शहीद किया ना, ऐसे ही शहीद होगी, ऐसे ये भी शहीद होगी, हजारों बार शहीद होगी। लिख लो तुम। अब वो जो तुम्हारी मालिश करने वाली सरकार थी ना, वो गई, अब वो नहीं लौट के आने वाली है। अब मालिश करवाना बंद कर दो, अब बेचारा बनना बंद कर दो। अब तुम बेचारे की श्रेणी में आ गए, जो तुमको हम लोगों ने बनाया। हो रहा भारतीय जनता पार्टी के इसमें क्या रोल है? माँ का शब्द बोल रहे हैं। जनता पार्टी भी हिंदू परिषद माओ की बेटी नहीं है जो तुम ऐसे बोल के निकल जाओगे। इनके कहने पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर? अरे भारतीय जनता पार्टी चाहे विश्व माँ शब्द कैसे बोले? हो रहा है कि माँ शब्द पर बोलोगे तो 1000 बार किताब तीर्थ तुमको बोलेगी। ये इनके कहने पर हो रहा है, इतना चिल्ला रही हैं। इनसे पूछिए कि जौहर की महिलाएं हैं, हलाला की महिलाएं नहीं है। लिख लो इस बात को। तुम अपनी किसकी बात करोगे? अपनी बहन के साथ तुम न्याय नहीं कर सकते, अपनी बेटी के साथ तुम न्याय नहीं कर सकते, अपनी माँ के साथ तुम न्याय नहीं कर सकते, अपने भाइयों के साथ तुम न्याय नहीं कर सकते। किस न्याय की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारे पास हमारे न्याय के बारे में, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए, हाई कोर्ट है हमारे लिए। आप अपना न्याय अपने पास रखिए। तुम्हारे पास न्याय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो। अभी कह रहे हो हमारा शरीयत के हिसाब से चलेगा। ये अपनी बहू बता रहे हैं न्याय, उसके बाद शरीयत की बात। भरोसा रखिए ना। फिर आप खुद कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है हमारे पास, तो उस पर तो कम से कम एतबार रखिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाते हैं? कोर्ट हमें न्याय देगी, भारतीय जनता पार्टी न्याय देगी क्या जो बोल रही है? नहीं, तो उन्होंने खुद बोला ना, मोहम्मद फरहान, उन्होंने खुद ही बात बोली कि हम तो कोर्ट से लेंगे। आप भी चले जाइए कोर्ट में दावा करिए, कोर्ट से ले लीजिए। हम सपा को नहीं पकड़ती है, तुम्हारा काम है तुम पकड़ो। ठीक है, हम न्याय की बात बोलते हैं और बोलेंगे। हाँ, न्याय, आपका न्याय बहुत पूरा देश देख रहा है क्या न्याय चल रहा है। षड्यंत्र के आड़ में प्रपंच कर रहे हैं। बिल्कुल देखेगा, बिल्कुल देखेगा। हमारी पद्मावती को देश ने देखा, दुर्गावती को देश ने देखा, हमें भी देश देखेगा। ठीक है, साध्वी गीतांबा रुक जाइए। हलाला थोड़ी करते हैं। देखिए जी, देखिए दिव्या जी, देखिए जब पैनल मेहमान आए
तो पहला राउंड कम से कम आप हर मेहमान को दे दिया करिए अपनी बात कहने का, दूसरे राउंड में डिबेट पर रखा करिए। मैं माफी चाहूंगी इसके लिए क्योंकि टाइम कम था ना, वहां ब्रेक पे जाना था। माफी चाहूंगी मैं इसके लिए। जी बोलिए देखिए जी देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जो आज आपका मामला था कि मुल्क शरीयत से चलेगा, एक संविधान से चलेगा, तो यहाँ पर यह है कि इस मुल्क के संविधान ने हर हिंदुस्तानी को यह राइट दिया है कि वो अपनी बात कह सके, लेकिन संविधान में रह के करे। यहाँ पे मदनी साहब ने क्या क्या है, बात उस पर था, हिजाब पे थी, यहाँ डिबेट दूसरों पे चली गई। यहाँ पर यह कि हिजाब जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन सब लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। और जहाँ तक हिजाब की बात है तो एक तरफ कानून दूसरी बात कहता है, दूसरे कहता है हिजाब में रहिए। यहाँ पर हाई स्कूल तक बच्चे, अरे सर हिजाब पे तो बात ही नहीं है, हिजाब पे कौन डिबेट कर रहा है? लेकिन इंटर के बाद जब कॉलेज, शोएब साहब हिजाब पे तो डिबेट ही नहीं है ना। जैसे मदनी साहब का बयान आया था, डिबेट नहीं है, संविधान की बात है। नहीं मुस्लिमों पर कौन सा अत्याचार हो रहा है संविधान की बात ही और क्या ऐसे खुले मंचों से जो बड़ी संस्था है, भारत की सबसे बड़ी संस्था है मुस्लिमों की, वहां से इस तरीके से बोलना ठीक है? ये भड़काने का काम नहीं हो रहा वहां से? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर कोई भी मुल्क हो वो संविधान से चलता है, जो कोई भी मुल्क हो दुनिया में वो संविधान से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें जो कोई अपनी बात कह रहा है वो अपनी रोटियां सेक रहा है, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी को, उस पार्टी नाम जरूरत नहीं हमारी है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जो बातें कही जा रही हैं वो अलग हट के मौजू पे आ रही हैं, मस्जिद मंदिर की बातें आ रही हैं। आप देखिए जो संविधान की बातें करते थे लोग, जैसे अभी साध्वी जी ने एक बात कही कि हम यहाँ मेहमान हैं, यहाँ कोई मेहमान नहीं है, यहाँ सब मेजबान है। सबने मुल्क आजाद होने में अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो यहाँ किसी को मेजबान ना आपका बंटवारा हो चुका है, आप पाकिस्तानी हैं। मानता है अगर यहाँ के होते ना तो यहाँ की बातें करते हैं मैडम। हाँ, इतने सालों से हमारे मूर्तियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अभी आप बात कर रहे हैं। आ रही हूँ मदनी साहब, इतने दिनों से हमारे मूर्तियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अभी आप बात कर रहे हैं न्याय की? कौन सी गंगा जमुनी की बात आप कर रहे हैं भाई? आपने मेजबान गलत कहा। देखिए सामने हमारा मंदिर, हमारी मूर्ति, हमारे देवता, हमारा तीर्थ, और हम न्याय की बात कर रहे हैं। वाह भाई, आपने मेहमान गलत कहा, हर आदमी। अरे शोएब साहब वो तो ये कह रहे हैं ना कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई है तुम मेहमान ही हो, उसे करेक्ट करेंगे ना। हम करम पर जीते हो, तुम मेहमान हो, तुम यहाँ लेंगे किसी से नहीं हो। अगर भारतीय होते तो हमारा मंदिर हमें दे देते कि हम भाईचारे के हिसाब से जी रहे हैं, हम दे देते। उसका संविधान बताया, देखिए उसका तरीका बताया, संविधान ने तरीका। कौन सा तरीका है? जैसा तरीका आप बताया, आप जब बात सुनते हैं तरीका, आप संविधान के दायरे में क्या आप कह सकते हैं? आप बता तो दीजिए, हम भी आपका तरीका हर इंसान ने यहाँ कुर्बानी दी है। नहीं, आप तरीका तो बता दीजिए। गलत है ये चीज। आप मेहमान ही हैं, आप कांग्रेस के रहमो करम पर आए हैं, बंटवारा हो चुका था, आप वहाँ के वासी में वही रहिए, और यहाँ जब आए हैं तो बारी बारी से। मदनी साहब मेरे बाप दादा नहीं बन सकते। शोएब सिद्दीकी रुक जाइए, शोएब जी रुक जाइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई, आप पूछे उनसे कि यहाँ देखिए यही बात। हमें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बनना है, हमें प्रवक्ता बनने का कोई शौक नहीं है। हम धर्म गुरु में यही मस्त है, हम धर्म गुरु में नहीं मस्त है। बीजेपी का गुरु हमें कहिए, हम मान लेंगे। हम धर्म गुरु। मदनी साहब लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमें संविधान पर भी यकीन है और शरीयत की बात भी कर रहे हैं कि उसमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, तो शरीयत पर तो ये जा ही नहीं रहा ना मामला। देखिए कोर्ट का जो भी फैसला होगा ये कहिए ना, यहाँ मंच से कहिए कि वो स्वीकार्य होगा। अगर मस्जिद अगर प्रूफ हो जाता तो मस्जिद ही रहेगी, मंदिर का फैसला आ जाता तो मंदिर दे दीजिएगा, लेकिन कोर्ट तय करेगा ना ये, या खुद ही आप लोग जज बन जाएंगे यहाँ? मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि मेरे बीच में कोई बोले ना, मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दी जाए। बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो मैं आप सब प्रेस वालों से ये अपील करना चाहता हूँ कि देश का माहौल अच्छा बनाने के लिए आपकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। आप लोग इसको सही करवाइए। अभी आप देख लीजिए, पिछले दिनों जहांगीरपुरी में मस्जिद का दीवार, वो दरवाजा तोड़ा जा रहा था, तो अंजना ओम कश्यप बिल्डोजर भी चढ़ गई और बहुत खुश हो रही थी कि मस्जिद टूट रही है। तो ये सारे मामला अच्छे नहीं है प्रेस वालों के लिए। ठीक है सर, और ये काम अच्छा नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो यहाँ पर डिबेट, एक मिनट सुनिए, जो यहाँ पर डिबेट हो रही है वो भी सही नहीं हो रही है, शालीनता के साथ होनी चाहिए। हमें कोर्ट के ऊपर पूरा यकीन है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर
फालतू की बात बहस हम लोग न करें और इस मसले को सड़कों पर बिल्कुल न लाएं। मंदिर मस्जिद के मसले पर सड़क पर बिल्कुल न लाएं। हम लोग लाए अच्छा करें और महमूद पराचा बहुत अच्छे लाए हैं, उनको इसमें नियुक्त करें। मस्जिद कमेटी वालों से मैं अपील करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें इंसाफ मिलेगा और पुराना इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। अभी यहाँ पर एक मैडम बैठी है, वो ये कह रही है कि आप मेहमान हैं भारत में। हमने तो उस वक्त चुआइस किया था भारत को जब हमें पाकिस्तान टूट गई लाइन शायद। नहीं बोलिए आपकी आवाज आ रही है मदनी साहब, आ रही है आवाज। हमें पाकिस्तान जाने का वो ऑफर था, लेकिन हम उस पाकिस्तान नहीं गए, हमने अपने भारत को ही चुना। तो इसलिए हमने चूज किया, यह भारत हमारा है। कोई भी हमें किराएदार नहीं कह सकता, मेहमान नहीं कह सकता। नहीं तो कोई नहीं कह सकता ना। और कौन सा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर? हाँ। जितनी प्रेफरेंसेस यहाँ मुस्लिम्स को मिल रही है उतनी किसी देश में नहीं है। थोड़ा सा देश का माहौल अभी खराब हुआ है, वो आप लोगों को अपील करनी है। आप लोगों का बहुत ठीक है। संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसे गड़े मोटे उखाड़ने की कोशिश क्यों हो रही है, और ऐसे में तो शांति बिगड़ती है, सद्भाव बिगड़ता है। अगर ऐसे मुद्दे उठते रहे बार बार तो आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा, दीवार पड़ जाएगी। नहीं, शांति देखिए, शांति बनी रहनी चाहिए। कुछ चीज़ें बदनी साहब ने, मैं समझता हूँ, बहुत ठीक कही है कि उन्हें अपने देश के संविधान पर भरोसा है और संविधान के हिसाब से वो चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक AIMM के नेता बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके से माँ शब्द का प्रयोग किया, और आप बड़े चैनल पे बैठे, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप केवल TRP के लिए ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है, उस शब्दों का प्रयोग बहुत संयमित किया जाना चाहिए। और खासतौर से AIMIM के नेता से मैं जरूर कहूंगा, थोड़ा शब्दों का प्रयोग ठीक से रखिए। और ये जो इधर उधर की बात कर रहे हो ना कि कौन देख लेगा, कौन रोक लेगा, तो किसी गलतफहमी में न रहो। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी की सरकार है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, मोहम्मद फरहान कह रहे हैं कि जहां पर शरीयत से चलवाना होगा हम वैसे शरीयत से चलेंगे, जहां संविधान से चलना होगा संविधान से चलेगा। खुली धमकी दे रहे हैं वो तो यहाँ से। ऐसों का क्या इलाज है? नहीं, ये है क्या, इनकी कोई औकात नहीं है। सर वर्ड सही यूज करिए प्लीज। आप उनसे कह रहे हैं, आप खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर प्लीज। लोग केवल आप उनके लिए कह रहे हैं, अपने लिए भाषा तो देखिए। मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे वर्ड और मदनी साहब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके, मदनी साहब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके कि ये लोग भड़काने वाले लोग हैं, और इनके भड़काने में अब मुसलमान आने वाला नहीं है। मुसलमान का अगर विकास किया है, मुसलमानों का विकास हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और ये केवल वोट बैंक के आधार पर इनको, मुसलमानों को केवल लड़ाने का, भड़काने का ये जो काम कर रहे हैं ना, 2014 में भी देखा, 2014 में भी देखा, 2014 में किस तरीके से कहते थे मोदी जी अगर आ जाएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा। 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मैंने यही चीज देखी, 2019 में भी यही देखा, 2022 में भी हो गया अब तो। लेकिन एक चीज बता दूं, जिस तरीके से मुसलमानों के हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये सच्चे मुसलमानों को पता है। एक आध जो दो चार भड़काने वाले लोग हैं, या दो चार जो इस तरीके की पार्टियां बनी है जिनका काम ही यही है मुसलमानों को भड़काना, सच्चे मुसलमानों को पता है हमारी सच्चाई। हमेशा जवाब दिया और आगे भी जवाब देती रहेगी उत्तर प्रदेश की जनता। अभी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस समय भी यही स्थिति है। नकली की भी लड़ाई हो गई। अब चलिए बताइए, जवाब दीजिए। कोई काम करे, मुझे लगता है तब ज्यादा बेहतर है। देखिए, असली नकली की भी लड़ाई हो रही है। आपको साफ बात यह है कि मैंने जो दो कथन पहले कहे वो आपके सामने है, उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। और जवाब कैसे देंगे जब ये सारी आग यही लगा रहे हैं और AIM और ये मिल करके तो कव्वाली खेल रहे हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ध्रुवीकरण कैसे कराएंगे? तो AIM तो इनकी हेल्पफुल वाली पार्टी है ना, जो बिहार में भी इनकी मदद करती है। साक्षी महाराज ने कहा है वो पश्चिम बंगाल में भी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने मदद की है इनकी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये दोनों लोग तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई अलग नहीं है। और मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पे बैठे हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये शोभा नहीं देता है कि वो कहें कि काशी ने अंगड़ाई ली है, अब पूरे जितने तीर्थ स्थान है सब अंगड़ाई लेंगे।
यानी कि आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर एक सरकार के मुखिया के पद पर बैठकर एक विशेष, अरे तो माइनॉरिटी से क्यों नहीं कहते? माइनॉरिटी से कहो ना, माइनॉरिटी से कहो कि हाँ अगर इस तरीके का हुआ है तो उनको खुद सरेंडर कर देना चाहिए। ये तो एक बहुत नियम कानून की बात है। एक समय था जब किस तरीके से मंदिरों को तोड़ करके उसमें मस्जिदें बन गई। आज तो मुसलमानों को खुद कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, जहाँ जहाँ मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनी है वहाँ हम उनको वापस ले लेते हैं। उसमें कानून से मतलब नहीं है। जब लड़ाई लड़ोगे तो कानून बीच में आएगा और कानून अपना जो जब निर्णय करेगा तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये बहुत स्पष्ट क्लियर चीज है कि सियासत है वो विकास की तरफ हो, वो बेरोजगारी की कोई बात हो, महंगाई की कोई बात हो, ये नहीं वो आपको 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया ना। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जवाब दे दिया। साध्वी की तांबा ये तेरा मेरा कब तक चलेगा? आपको नहीं लगता कि ऐसे सामाजिक संगठनों को आगे आकर राजनीति से इतर हटकर भाईचारे का संदेश देना चाहिए, मैसेज सही तरीके से कन्वे होना चाहिए? हम तो अपना हक मान रहे हैं। ये भाईचारे का क्या संदेश दिया जाएगा? जो बैठ करके चैनल पर माँ का शब्द बोल रहा है भाईचारे का संदेश देगा? हमारी चीज है, हमारी चीज आगे पीछे ली गई थी, अब हमें वापस चाहिए तो इसमें भाईचारा हम क्या दिखाएं? इनसे गले लग के कहें भैया मेरा दे दो, तो ये भैया कभी नहीं देंगे। हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ये कहेंगे हम कोर्ट मानेंगे नहीं, तो जैसे हमने कोर्ट से बाबरी मस्जिद को गिरवाया था वैसे हम इसको भी ले लेंगे, वैसे हम अपना मथुरा भी ले लेंगे। वो तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग चुन के ला रहे हैं मामले, चाहे भाईचारे चुन के मामले ला रहे हैं। पहली लड़ाई सिर्फ काशी मथुरा तक थी और अब लखनऊ भी पहुंच गई और अब न जाने आगे कितनी मस्जिदें होंगी ऐसे ही। आप कौन मना कर रहा है? साध्वी की तांबा, देखिए वो उन सब मस्जिदों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ उन मस्जिदों का हमें कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ 7 पुरिया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वाराधीश, सत्यता, मोक्षदायिका, हमारी 7 पुरिया हैं। उन 7 पुरियों से हमें मतलब है, हमें लखनऊ से नहीं मतलब है, हमें कहीं से नहीं मतलब है। उसके लिए मेरा विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद है। देखिए दिव्या, अभी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही दिव्या? जी जी बोलिए बोलिए। अभी मैडम ये कह रही थी साध्वी जी कि हमने कोर्ट से मंदिर को, हमने कोर्ट से मस्जिद को गिरवाया है। इन्होंने इनके ये शब्द सुन लीजिए, पूरा देश सुना है आज ये कि हमने कोर्ट से मस्जिद को गिरवाया है। इनको इस शब्द पर माफी मांगनी चाहिए, इनको इस शब्द से माफी मांगनी चाहिए। ये कोर्ट चला रही हैं, नहीं मांगेंगे, किसी कीमत पर नहीं मांगेंगे। तुम्हारे लिए मस्जिद शहीद हुआ, मेरे लिए मेरा मंदिर मिला, सवाल ही नहीं उठता कि तुमसे हम माफी मांगे। अरे तुम अपना काम देखो, इन्होंने कहा माफी मांगेंगे वो भी मस्जिद के लिए। ऐसी मस्जिद को तो हम अभी 2 और गिरवाना है, चाहे कोर्ट गिरवावे चाहे हम गिराए, अभी 2 और गिरवाना है। कभी नहीं माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे। अरे बोलते हुए शर्म आना चाहिए, माफी मांगेंगे, मस्जिद के लिए माफी मांगेंगे। ठीक है मदनी साहब, आखिरी के 30 सेकंड आपके। एक मिनट, मदनी साहब, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे ये बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी। सर एक साथ सब लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आपने अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मदनी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि यह गलत शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने मैडम ने कि हम मस्जिद को गिरवा देंगे, जैसे बाबरी मस्जिद को गिरवा दिया था। तो अगर मुझे पूरी उम्मीद है सरकार के ऊपर, अगर ये अपने हाथ से गिराएंगी और कोर्ट पे इनकी उम्मीद नहीं होगी तो ये जेल जाएंगी, कानून इनके खिलाफ करेगा काम, और इनके ऊपर मुकदमा अभी होना चाहिए। जब इन्होंने इतनी गलत बात कह दी, इनको जेल भेजना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ। हमारे पास मीटिंग करने की क्षमता नहीं है। तुम ही देवबंद में मीटिंग करोगे, हम नहीं कर सकते? वाह भाई वाह। ठीक है, तो धर्म का चोला, नफरत का जहर घोला और जमीयत के मदनी का ये मजहबी कार्ड, और इसी के जरिए एक धर्म की राजनीति की आड़ में यहां नफरत फैलाने की कोशिश हुई है। लेकिन ये देश संविधान से चलेगा या फिर शरीयत से, इसको लेकर भी सही तरीके से जवाब सामने नहीं आए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहां पर नजर आती है और हर एक दल, हर एक पार्टी इसी को एक तरीके से चमकाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास